हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम फिर से बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये विषय फिर से आप लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पेपर 2 होता है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा ये, क्योंकि इस विषय में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेपर 2 से संबंधित विषय जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करता है। आप स्क्रीन पर एक प्रश्न देख रहे होंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो भी यहाँ पर सहयोग हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात हो जाती हो, डिफेंस की बात हो रही हो, या फिर यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो रहा हो, उसको लेकर के विश्लेषणात्मक समीक्षा करना है। ये आपके सामने प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आपको समझना होगा और जो भी यहाँ पर विभाग है, जो भी यहाँ पर सेक्शंस है, उनको लेकर के आपको डिस्कस करना होगा, मतलब उनको अपने आंसर में लिखना होगा। यदि आप इन सारे चीज़ों को, सारे पहलुओं को अच्छे से समझ लेते हैं तो मान के चलिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आप अच्छा यहाँ पर सर्वाइवल कर लेंगे क्वेश्चन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूँकि अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक है इससे पूरा देश प्रभावित है। इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी कई हद तक प्रभावित हैं। दोनों देश मिलकर के काम भी कर रहे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए भी यहाँ पर दोनों देशों के द्वारा काम किया जा रहा है। तो उसी के परिदृश्य में, उसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि 4 जून 2020 को एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के मध्य था। ये वर्चुअल समिट क्या था कि ये एक बायलैटरल, मतलब द्विपक्षीय बैठक सम्मेलन था, जो कि आभासी रूप में था। आभासी रूप में कैसे? ये दोनों देशों के मध्य जो सम्मेलन हुआ था यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो ये बैठक जब हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, तो इसमें कई वैश्विक परिदृश्यों को लेकर के बात की गई। इसमें रक्षा संबंधी बात किए गए, इसमें वैश्विक महामारी जो है यहाँ पर कोविड-19, इसको लेकर के भी बात किया गया। कैसे ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो भी यहाँ पर आवश्यक सुधार की बात की जा रही है वो किस प्रकार से हो। चूँकि अभी देखा जाए इसमें यहाँ पर तो जो इसका चेयरमैन है वो भारत को बनाया गया है और यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हर्षवर्धन सिंह जी, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये देखा जाएगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से मित्र रहे हैं दोनों देश, और दिनों दिन देखा जाए तो इनकी जो मित्रता है वो प्रगाढ़ होती जा रही है। स्कॉट मॉरिसन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के भी बहुत अच्छे मित्र साबित हुए हैं कुछ वर्षों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ साथ भारत ने साथ में द्विपक्षीय व्यापार, इसके बाद रणनीतिक प्रयास, फिर छात्रों का जो आदान प्रदान होता है उसके कार्यान्वयन को लेकर के, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए, मतलब सतत विकास के लिए जो भी यहाँ पर कार्य है उसी की प्रतिबद्धता में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने साथ मिलकर के बहुत सारे काम किए हैं या कार्य करने की योजना बनाई है। फिर विश्व व्यवस्था में जो भी तेज़ी से जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर के दोनों देशों के मध्य जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, उसमें जो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ जो दबाव है, जो प्रेशर है और जो भी स्ट्रेटेजी है, उसको भी लेकर के भी दोनों देशों ने आपस में बातचीत किया है और आगे भी कर रहे हैं। फिर साथ में आप देखेंगे कि जो चाइना को लेकर के जो भी यहाँ पर उसकी साम्राज्यवादी नीतियाँ हैं उसको संतुलित करने के लिए भी दोनों देशों के द्वारा मध्य बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन सारी पहलुओं को हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और समझेंगे कि जो इंडिया, मतलब जो विज़न है, विज़न 2035 कार्यक्रम को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए ताकि दोनों देश एक दूसरे के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक संबंध को स्थापित कर सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके। तो देखिए दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो भी यहाँ पर संबंध बने हैं आज के समय 2020 में, हम देखते हैं कोई यूं ही नहीं बन गया है। इसको बनने में बहुत वर्षों का समय लगा है। दोनों देशों के मध्य आपसी तालमेल बैठाया है दोनों देशों ने, तब जाकर के सफलता प्राप्त करी है। तो देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के कई दशकों से क्रमिक रूप से एक दूसरे देशों के साथ छोटा छोटा विकास काम सामने आया है। जैसे कि देखेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित किए जब भारत के वाणिज्य दूतावास को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया। ऑस्ट्रेलिया में जो भारत का पहला यहाँ पर दूतावास एम्बेसी बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1941 में, मतलब भारत उस समय आज़ाद भी नहीं हुआ था। मतलब उस समय कहा जाए तो भारत एक ब्रिटिश देश था, ब्रिटिश भारत था। उस समय यहाँ पर स्थापित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1941 में। कहाँ पर? सिडनी में। ये आपको याद रखना होगा। ये क्यों किया गया था? ये एक व्यापारिक मुद्दे से किया गया था कि किस प्रकार से व्यापार को बढ़ावा देना है।
फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्च 1944 में क्या होता है कि लेफ्टिनेंट जनरल इवेन मैके को भारत में ऑस्ट्रेलिया का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। भारत में पहले उच्चायुक्त नियुक्त कौन किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के? जनरल इवेन मैके। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है। फिर और भारत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के पहले उच्चायुक्त 1945 में कैनबरा में नियुक्त किया जाता है। भारत का पहला उच्चायुक्त ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में स्थापित किया जाता है 1945 में। फिर 1950 का दशक आ जाता है। देखिए, जब 1950 का समय आता है तो उस समय भारत आज़ाद हो चुका होता है। तो यहाँ पर इस समय क्या होता है, कोलंबो योजना बनाई जाती है। कोलंबो योजना के माध्यम से कई भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में जाकर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर आपका समय काल आता है 1992। 1992 में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद की स्थापना की जाती है, मतलब ऑस्ट्रेलियन इंडियन काउंसिल AIC की स्थापना की जाती है 1992 में। फिर ये संबंध आगे बढ़ते हैं। फिर समय काल आता है 2008 का। 2008 में आप देखेंगे तो वैश्विक मंदी भी थी और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक पारस्परिक विधिक सहायता संधि, जिसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी कहते हैं, MLAT, और प्रत्यर्पण संधि, मतलब यहाँ पर एक्सट्राडिशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर की जाती है। देखिए, जो पहला है लीगल असिस्टेंट, इसके माध्यम से बहुत सारे एक्सचेंज किए जाते हैं कार्यक्रम का। लेकिन जो यहाँ पर प्रत्यर्पण संधि है, मतलब यहाँ पर एक्सट्राडिशन ट्रीटी जो है, इसके माध्यम से जो भी यहाँ पर बिचौलिए होते हैं, चाहे हवाला के मामले हो या फिर यहाँ पर ब्लैक मनी हो, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर कॉन्स्पिरेंसी की जाती है पैसे को लेकर के, इससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में जाकर के भाग जाता है तो वहाँ से उसको यहाँ पर भेजने की जो भी कानूनी प्रावधान है वो किया जाता है इस कानून के तहत। तो ये भी इस पर साइन किया गया है भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर आप देखेंगे कि वर्ष 2009 में क्या होता है कि सुरक्षा सहयोग एवं संयुक्त घोषणा सहित रणनीतिक साझेदारी, मतलब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस की बात की जाती है। दोनों देश जो हैं के बीच द्विपक्षीय कई मुद्दे होते हैं, उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छा एज मिलता है। दोनों देश आपस में आकर के बहुत सारे काम करते हैं। फिर आता है वर्ष 2014। तो देखिए, वर्ष 2014 का जो समय काल है वहाँ पे भारत की राजनीति में परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो कार्यकाल में आ जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोनी एबॉट, जो कि उस समय के तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री होते हैं, वो भारत की यात्रा पे आते हैं। दोनों जो देश होते हैं वो दोनों देशों के बीच एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होता है, जिसे हम सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट था, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। फिर क्या होता है कि 2016 में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर इंडिया बिल, मतलब यहाँ पर ये जो बिल होता है इस बिल को पारित कर दिया होता है। ये सुनिश्चित करता है कि नागरिक उपयोग के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया जो यूरेनियम की आपूर्ति का अनुबंधित सुनिश्चित करेगा। मतलब जो भी यहाँ पर इंसानों के, मतलब भारतीय लोगों के वेलफेयर के लिए अगर कोई काम के लिए अगर न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हामी भर देता है, उस पर एक एग्रीमेंट हो जाता है। फिर आगे हम बात करें कि आपसी सहयोग की बात करें। देखिए, फिर क्या होता है कि 2017 में, 16 के बाद 17 में क्या होता है कि जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं मैल्कॉम टर्नबुल, ये भारत की यात्रा पर आते हैं। भारत की यात्रा पर आते हैं, भारत का विजिट करते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, भारत के राष्ट्रपति से मिलते हैं ये। फिर 2018 में आप देखेंगे कि इस समय 2018 में यहाँ पर मार्च 2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन किया जाता है। तो इस समय भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जब उद्घाटन किया जाता है तो उस समय भी भारत, उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया होते हैं वो भारत के विजिट पर आते हैं, उस इवेंट में खासकर आते हैं। तो बताता है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है। इवन देखा जाए तो उस रीजन में, उस क्षेत्र में सोलर अलायंस का कोई ज़्यादा परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो विजिट करते हैं भारत का। फिर आप देखेंगे कि जो अभी वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, इनकी और प्रधानमंत्री मोदी की पिछले एक वर्ष में
4 बार मुलाकात हो चुकी है। कितनी? 4 बार, इस कोविड-19 पैंडेमिक से पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के मध्य कितना अच्छा बॉन्डिंग है, कितना अंडरस्टैंडिंग है कि वो जहाँ पे भी अगर मौका मिलता है तो वे दोनों देश एक दूसरे के जो भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं वे मिलते हैं और कई एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। तो ये सारी बातें सामने आ जाती है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों की सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो देखिए भारत एक तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है, ये किसी से कोई छुपी नहीं है। इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बताया है, वर्ल्ड बैंक ने भी बताया है, और बहुत सारी जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वे सभी ने बताया कि भारत एक अच्छी है, क्योंकि उनका प्रोजेक्शन जो किया जा रहा है वो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये क्या है, अब ये महत्वपूर्ण साबित करता है दोनों देशों के रिलेशंस को लेकर के। तो देखिए वही कुछ मैं यहाँ पे आंकड़े रखूंगा आपको कि वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलिया में भारत का जो निर्यात था वो कितना था, $4.6 बिलियन का था। निर्यात मतलब यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया जाता था यहाँ पर $4.6 बिलियन का था, जबकि इसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात, मतलब ऑस्ट्रेलिया से भारत का जो आयात है वह यहाँ पर $11 बिलियन का था। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे देखिए आयात मतलब होता है यहाँ पर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर अगर हम बात करें निर्यात का तो इंपोर्ट। इन दोनों को आप समझ सकते हैं। जब कोई देश यहाँ से अपने दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उसे हम आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं, और जब हम दूसरे देश को भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। इन टर्मिनोलॉजी को आप समझिए तभी आपको ईजी हो जाएगा। देखिए जब दोनों देश यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज का, तो वो क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भारत में मतलब ऑस्ट्रेलिया में भारत मुख्य रूप से निर्यात यात्री, मोटर वाहन, मशीनरी, मोती, रत्न एवं आभूषण, औषधि एवं परिष्कृत पेट्रोलियम, मतलब जो पेट्रोलियम पदार्थ को यहाँ पे क्रूड ऑयल को जब पेट्रोल बनाया जाता है उसका करता है। जबकि भारत का मुख्य आयात कोयला, गैर मैट्रिक सोना, तांबा, ऊन, उर्वरक और शिक्षा संबंधी सेवाएं हैं। ये भारत मंगाता है और जो मैंने पहले बताया भारत भेजता है। फिर दोनों देशों के मध्य लगभग यहाँ पर अगर मैं आज अभी आंकड़े बताऊँ आपको 2018-19 का, तो दोनों देशों के मध्य $21 बिलियन जो है उसका यहाँ पर ट्रेड है। दोनों देशों के मध्य $21 बिलियन का आपसी ट्रेड है दोनों देशों के मध्य। इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है, अकेला ऑस्ट्रेलिया का जो क्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो लगभग यहाँ पर 10.74 बिलियन USD है। जबकि इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 10.45 US बिलियन है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के मध्य जो रिलेशन है वो प्रगाढ़ तो है ही सही, इनका जो इकोनॉमिकल एक्सचेंज है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 21 बिलियन US बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप इसका कैलकुलेट करके देखेंगे तो। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि दोनों देशों के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का साइन है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA, जिसे हम शॉर्टकट में कहेंगे, ये दोनों देशों के मध्य साइन किया गया है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ आपको क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा। क्लेरिफिकेशन ये है कि देखिए जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2 डिक्लेरेशन है, जो कि यहाँ पर डिक्लेरेशन 1 एंड डिक्लेरेशन 2 है। तो डिक्लेरेशन 1 जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव की जब बात आ जाती है ना तो वो अपने आप में एक व्यापक हो जाता है। व्यापक कैसे हो जाता है कि देखिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इसलिए परिभाषित हो जाता है, और यहाँ पर आप कई बार देखें कई देशों के साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, यहाँ पर SECA टर्म यूज़ किया जाता है। तो जब स्ट्रेटेजिक की बात की जाती है तो वो ज़्यादा परिभाषित नहीं होता है, ज़्यादा व्यापक नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होते ही वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। तो दोनों देशों के मध्य जो एग्रीमेंट है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एग्रीमेंट है ये, तो ये बहुत ज़्यादा व्यापक है ये। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि जो US के साथ हम जिस प्रकार का हमारा जो समझौता है वो जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो कि इससे भी ज़्यादा व्यापक है। तो ये 3 तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, जो आपको और भी कई प्रकार के होते हैं, पर मैंने आपको 3 प्रकार के समझाए हैं आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में। फिर देखिए अब हम शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए यहाँ पर अध्ययन के अन्य देशों की ओर रुख करने वाले भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक लोकप्रिय स्थान है, जहाँ पर जाकर के इंडियन स्टूडेंट वहाँ पर जाकर के पढ़ते हैं, एजुकेशन गेन करते हैं, टेक्नोलॉजी की चाहे हो या मेडिकल की हो, अन्य प्रकार की।
फिर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने युवाओं को उनकी योग्यता और अनुभव में वृद्धि के लिए न्यू कोलंबो योजना, जो कि हमने देखा है कि कोलंबो योजना के तहत स्टूडेंट को वहाँ पे भेजा जाता है, तो न्यू कोलंबो योजना को स्टार्ट किया है। फिर स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक यहाँ पर 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। कितना? 400 मिलियन लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जैसे कि हम जब स्टूडेंट को वहाँ पर भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो भारत सरकार उसको बकायदा सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, लेकिन यहाँ पर शिक्षा तो मिलेगा यहाँ पर, चाहे भारत सरकार के द्वारा दी जाए, मतलब उपलब्ध कराई जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, पैसा तो सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा स्कीम है लोगों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर यदि हम बात करें सामरिक संबंध को लेकर के, मतलब यहाँ पर सामरिक संबंध की बात करें हम, तो कैसा है? तो देखिए, एक खुला और मुक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के हितों को परिदृश्य करता है। जैसे अगर आप मैप में देखेंगे तो जो भारत और ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों का जो नीचे का जो यहाँ पर ओशन का रीजन देखेंगे तो बहुत खुला हुआ है ये, और जब ये खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है, क्योंकि चाइना हमेशा यहाँ पर एग्रेसिव नेचर दिखाने की कोशिश करता है। उसकी जो नेवी है वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमती रहती है। तो खासकर यहाँ पर इन दोनों देशों का जो आपसी तालमेल रहेगा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा हमेशा की तरह। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी एशिया प्रशांत के बजाय हिंद प्रशांत की शब्दावली अपनाई है। देखिए, जैसे दोस्तों एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूँ, आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर, तो कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एशिया पैसिफिक और एक प्रशांत पैसिफिक है। तो एशिया पैसिफिक की बात की जाती है तो जो वो जापान के बाद का जो हिस्सा हो जाता है वहाँ पर वो पैसिफिक रीजन आ जाता है। लेकिन जब थोड़ा आप वेस्ट की तरफ आ जाते हैं जापान से, तो वो यहाँ पर हिंद महासागर आ जाता है। चाइना, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर, फिर चाइना सी आ जाता है, फिर यहाँ पर हिंद महासागर आ जाता है। तो इनमें क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बाकायदा एक अच्छे रीजन को कवर करता है, हिंद महासागर को। तो ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा उस क्षेत्र को अब एशिया प्रशांत कहने की बजाय अब उसे हिंद प्रशांत कहना उचित समझा है, क्योंकि उसने भारत को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की है यहाँ पर। तो यह दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र में भारत की महती भूमिका को बाकायदा स्वीकार कर लिया है। फिर यहाँ पर असैन्य परमाणु जो ऊर्जा सहयोग के लिए जो भी यहाँ पर संचालन है, भारत को सुरक्षित परमाणु रिएक्टर के लिए जो भी यहाँ पर यूरेनियम आपूर्ति की बात है, ऑस्ट्रेलिया उसके समर्थन करता है। जैसे कि आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि जब भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता की बात की जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से भारत का पक्ष लेता रहा है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से भारत को समर्थन करता हुआ आया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से भारत के लिए जो भी यहाँ पर समझौता होता है, जैसे कि न्यूक्लियर ग्रुप NSG होता है, न्यूक्लियर ग्रुप एजेंसी की जब बात की जाती है, भारत उसमें भी ऑस्ट्रेलिया उसमें भी भारत को रखने की बात कहता है, मतलब उसकी भी समर्थन करता है वो। फिर एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, उसको भी बाकायदा भारत को उसने इनवाइट किया और उसकी सदस्यता दिलवाई है। तो ये सारी बातें बताती है, प्रूफ करती हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस हद तक भारत का एक अच्छा मित्र है, एक अच्छा अलाई है। फिर हम बात करते हैं रक्षा संबंध को लेकर के, डिफेंस स्ट्रेटेजी को लेकर के। तो देखिए, डिफेंस की अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यहाँ पे भी बहुत अच्छे अलाइस है। अभी जो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, जो यहाँ पर 2 डिक्लेरेशन और 7 एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसमें एक डिफेंस भी है। डिफेंस ये है कि यहाँ पर भारत के जो यहाँ पर स्टेशंस हैं, जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी है, वो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों एक साथ शेयर करेंगे। अब ये जब दोनों शेयर करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो शिप्स हैं या फिर जो भी उसकी डिफेंस है, अगर वो भारत के साथ सहयोग करेगी तो भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है, मतलब जो यहाँ पर नेवी और नवल का जो एरिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि चाइना का जो डिफेंस है, उसका जो नवल डिफेंस है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और उसमें जब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हब्बन टोटा पोर्ट को उसने अपने पास लिया है, तो वो हमेशा से डॉक करता रहा है अपनी शिप को, तो उसके सबमरीन्स को, तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब भारत ने बाकायदा, जो आप हिस्सा देखते हैं मैप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, भारत ने वहाँ पे भी अपनी इस कोविड-19 के समय जो भी यहाँ पर चाइना डॉक कर रहा है, जो भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने बाकायदा जो हिस्सा है हमारा अंडमान निकोबार का, वहाँ पे अपनी सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ा दिया है।
तो ऑस्ट्रेलिया को भी अगर वहाँ पर आ जाता है, इनवाइट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया इस नीति के तहत, तो मान के चलिए कि वो जो हिस्सा है पूरा मजबूत हो जाएगा हमारा हिंद महासागर का। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर आप देखते हैं स्टेट ऑफ मलक्का जो देखते हैं आप, जहाँ से आप ये जो चाइना है, चाइना का जो सी रूट है वो इंटर करता है उसके साउथ चाइना सी में, उसको ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर उसको ब्लॉक कर दिया तो मान के चले कि चाइना की जो इकोनॉमी है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो टूट जाएगी वहाँ से, क्योंकि उसको पूरा मार्केट ही नहीं मिल पाएगा यूरोप का वहाँ से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं तो कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण साबित होगा चाइना को काउंटर करने के लिए ये वाला हिस्सा। फिर अगर हम बात करें दूसरा, तो देखिए ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर 2019 में क्या हुआ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं समुद्री सैन्याभ्यास भी करती हैं, जिसको यहाँ पर ऑस इंडेक्स कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर बताता है कि दोनों देशों का सैन्य अभ्यास है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो उसको पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक आइलैंड है अपने आप में ही, वो पूरा का पूरा एरिया कोस्टल एरिया से है उसमें, तो उनके पास उनकी सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी खासी है। भारत की तो है ही सही, कोई प्रॉब्लम नो डाउट। फिर यहाँ पर इन द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है उसको यहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना कहा जाता है, और भारत का भारतीय नौसेना। ये दोनों मिलकर के जो सहयोग करते हैं, जो पारस्परिक अभ्यास करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने थोड़ी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक सवाल उठना भी चाहिए, वाजिब है कि देश जो है वो एक दूसरे देशों के साथ सैन्य अभ्यास क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सैन्य अभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई सिचुएशन आज के समय जो देख रहा है कोविड-19 की वजह से जिस तरीके से चाइना का अग्रेसन है, तो कोई भी देश अकेला इस को युद्ध को या उसकी एग्रेशन को नहीं दबा सकता। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक बात यह है कि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत की अगर नौसेना ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ अगर अभ्यास करती है, तो दोनों देशों की जो नौसेना है वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का रिसोर्सेज का यूज़ करके चाइना को काउंटर कर सकते हैं, इसीलिए ये सब किया जाता है। फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 2017 में ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति ने एक श्वेत पत्र मतलब डिक्लेरेशन किया था। श्वेत पत्र को ऑफिशियल वाइट पेपर कहा जाता है। में भारत को अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, चीन के साथ अग्रिम पंक्ति में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में मान्यता दी थी। मतलब भारत ऑस्ट्रेलिया ने इसको बाकायदा रखा अपने जो अग्रिम पंक्ति के जो कंट्रीज होते हैं जिनके साथ ऑस्ट्रेलिया को अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, उसमें उसने भारत को भी रखा 2017 में। फिर मैं आपको बता दूं कि जो साउथ चाइना सी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस साउथ चाइना सी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको लेकर के 2007 में एक ग्रुप फॉर्म किया गया था। उस ग्रुप का नाम था क्वाड, QUAD। इस क्वाड का मतलब है 4। इसमें 4 देश थे। कौन से 4 देश थे? इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। ये 4 देश है। इसको इनिशिएट करने वाला ही जापान था। इनका क्या उद्देश्य था? इनका ये उद्देश्य था कि जो भी साउथ चाइना सी में जो चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है उसको रोकना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि देखिए लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ये भी एक एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देश आपस में काम करते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, तो इसका ये कि यह समझौता दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य रसद के उपयोग की अनुमति देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था वही एग्जैक्टली है जो कि 4 जून को जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे की सेनाओं का आपस में जैसे कि भोजन है, पानी है, पेट्रोलियम जैसी सुविधाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम उठाया गया है। यह समझौता चीन के जो सैन्य विस्तार है उसको आर्थिक प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर माना कि हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ मैं कि माना कि अगर चाइना से युद्ध शुरू हो जाता है भारत का, तो क्या होगा? भारत के पास रिसोर्सेज तो हैं नो डाउट, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करने आता है तो ऑस्ट्रेलिया जब मदद करने आएगा तो बाकायदा उसको खाने की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, उसको फ्यूल का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो कौन उपलब्ध कराएगा? बाकायदा हम उपलब्ध करा सकेंगे उन्हें। ऐसा एग्रीमेंट किया गया है दोनों देशों के मध्य। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एग्रीमेंट है जो कि हमें समझना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ चलिए तो हो गया, इसके साथ साथ और भी अन्य कई एग्रीमेंट्स किए गए हैं दोनों देशों के मध्य। तो किन किन क्षेत्रों में किया गया है उसको हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान की बात की गई है, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड आप
आपको मैंने बताया है पिछले कुछ वीडियोस में, बहुत ही शानदार है। उसी में आपने देखा होगा कि भारत ने जो चंद्रयान भेजा है, मंगलयान भेजना है और गगनयान की जो प्रोजेक्ट 2021-22 में रखी गई है, उसके साथ भारत ने जो 104 उपग्रहों को भेजा है, ये अपने आप में एक अप्रत्याशित कदम था, एक सफलता थी। उसी में देखेंगे आप कि भारत ऑस्ट्रेलिया की कई अंतरिक्ष संबंधी जो पहल है उसको इसरो के तत्वाधान में अभियान में चलाया जा रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के से बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि इसरो उसको बाकायदा हेल्प कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो अंतरिक्ष में जो पहुंच है वो भी बढ़ेगी, उनकी टेक्नोलॉजी भी उन्नत होगी। तो ये दोनों देश आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं दोनों देश एक साथ। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक दशक तक ऑस्ट्रेलिया भारत को यहाँ पर देखेंगे कि LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। तो एक दशक तक लगभग LNG का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत हद तक भारत को LNG प्रोवाइड कराया है। फिर यहाँ पर भारत को चाहिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ दीर्घकालीन और सुरक्षित LNG आपूर्ति सुनिश्चित करे, मध्य पूर्व पर अपनी जो भी यहाँ पर अत्यधिक निर्भरता थी वो कम करे। वो कैसे? देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो LNG होता है ना, वो कम प्रदूषित होता है, वायु को कम प्रदूषित करता है। और अभी तक क्या होता है कि जो भी हम देखते हैं कि जो भी रिसोर्सेस है, फ्यूल्स है, वो हम मध्य पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं, हमारा जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ से हम एक्सपोर्ट कराते हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी हम कराते हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड होता है, वहाँ पे बैलेंस नहीं होता है। तो उन अनबैलेंस वाले एरिया की वजह से हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका और ईरान की जो भी प्रॉब्लम्स है उससे हमारा फ्यूल की जो एनर्जी की जो रिसोर्सेस है, जो रिक्वायरमेंट है वो प्रभावित हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा एक ऑप्शन है इसको लेकर के। तो बाकायदा हमें ऐसी नीति बनानी होगी जिससे हम वो अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सके यहाँ पर LNG को। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के। तो दोनों देशों के मध्य क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के बहुत सारे शोध और नवाचार, मतलब अनुसंधान और नवाचार की बात की जाती है। यहाँ पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशंस, इन दोनों क्षेत्रों के माध्यम से व्यापक प्रगति की बात की जाती है। $84 मिलियन का भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य रिसर्च फंड बनाया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी देश के लिए इस क्षेत्र में किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो फंड बनाया गया है, ये फंड अपने आप में बताता है कि दोनों देश किस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर के भी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फिर आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि कुछ मोर्चे ऐसे हैं जहाँ पर सुधार की भी गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि जो भी हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मध्य हमेशा से अच्छा हो रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने $1.1 बिलियन की राशि के साथ अपना एक नेशनल इनोवेशन एंड साइंस एजेंडा जारी किया है। कितना? $1.1 बिलियन के साथ। तो भारत के लिए यह उपयुक्त अवसर है कि वह इस एजेंडे के साथ अपने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को लेकर साथ चले, ताकि विज्ञान एवं नवाचार आर्थिक विकास को गति दे सके। ये भी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रोग्राम लेकर के आया है, नेशनल इनोवेशन एंड साइंस एजेंडा। तो उसी में भारत को भी जो उसकी 2 स्कीम्स है, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन दोनों को कोलैबोरेशंस करके या फिर कोऑपरेशंस को एक साथ ले करके इन दोनों को काम करना होगा, इन तीनों स्कीम्स को, ताकि भारत को भी इसका फ़ायदा हो सके। फिर अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देश किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने नियंत्रित अनुकूलन, मतलब यहाँ पर कलेक्टोरल कंट्रोल्ड एडॉप्शन के माध्यम से अब तक के वैश्विक महामारी का मुकाबला करने में कामयाबी हासिल की है। मतलब उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो कई हद तक हमसे अच्छी खासी है। तो भारत के को स्वास्थ्य और सुरक्षित भोजन के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को महत्वपूर्ण सबक सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है जिससे उसको सफलता मिली है, तो उससे भारत को भी यहाँ पर उसके कुछ नीतियों को लेना होगा, उनसे कुछ सीखना होगा और सीख करके जो भी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज या फिर जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सचेंज है उसको यहाँ पर करना होगा ताकि हमें सफलता मिल सके। फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोनों देशों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग प्रदान किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन में आवश्यक सुधारों में जो भी बल है उसको बात कही है।
फिर अभी बात आ जाता है कि विज़न 35 क्या है, विज़न इंडिया 35 क्या है। तो मैं उसको बता दूं, देखिए कि ऑस्ट्रेलिया भारत सरकार, मतलब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने विज़न इंडिया 2035 लॉन्च किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लॉन्च किया है ये भारत के लिए। यह विज़न डॉक्यूमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा। इसमें फूड पार्टनरशिप, खनन कारोबार का विस्तार और हवाई संपर्क को बेहतर बनाना शामिल है। फिर यह विजन डॉक्यूमेंट भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत करेगा। ऑस्ट्रेलिया यह मानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो अगले 20 वर्षों में और ऑस्ट्रेलिया के कारोबार के लिए भी अन्य एकल बाजार की तुलना में अधिक अवसर प्रदान करेगा, ये उनका भी मानना है। और देखिए एक और चीज़ बता दूं, मैं आपको कुछ कंक्लूड करते हुए लेके आ रहा हूँ कि जब यहाँ पर 4 जून को जो यहाँ पर वर्चुअल समिट हुआ तो उसमें कुछ एग्रीमेंट्स भी किए गए, जो इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एग्रीमेंट किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो भी यहाँ पर तकनीक है उसमें मदद करेंगे। फिर यहाँ पर माइनिंग जो होता है, कोल माइनिंग, आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो उच्च कोटि के जो कोयले होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। एंथ्रेसाइट के, बिटुमिन के हमारे इंडिया में मिलते हैं, तो एंथ्रेसाइट का कोयला बहुत अच्छा होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हम उससे एक्सपोर्ट कराते हैं। तो इसके लिए MOU साइन किया गया है, उसकी प्रोसेसिंग और माइनिंग और जो भी क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक है मिनरल्स उनके लिए किया गया है। फिर यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट से, जिसे हम MLSA कहते हैं, मैंने आपको बताया, उसको लेकर के एग्रीमेंट किया गया है। फिर यहाँ पर किस प्रकार से जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसमें जो भी कॉपरेशंस किया जाएगा, अरेंजमेंट किया जाएंगे, उसको लेकर के यहाँ पर MOU साइन किया गया है। फिर यहाँ पर जो फील्ड होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स के फील्ड होते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नेंस इन रिफॉर्म्स होते हैं, इसको लेकर के भी यहाँ पर MOU साइन किया गया है कि किस प्रकार से जो सरकारी कामकाज होते हैं उसको और भी बिना रुकावट के अच्छे से किया जा सके, उसमें सुधार की गुंजाइश है उसको किया जा सके, इसको लेकर के भी बाकायदा MOU साइन किया गया है। फिर यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो हम स्टूडेंट का एक्सचेंज करते हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर बाकायदा एग्रीमेंट दोनों देशों के मध्य समझौते किए गए हैं। फिर यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की बात कही गई है दोस्तों, जो कि हमने देखा है कि राइट टू वाटर या फिर जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन किया गया है कि सभी घर को पानी पहुँचाना है नल के माध्यम से, ये भी एक कार्यक्रम है। इसके लिए भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक MOU साइन किया है, जिसे यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहा जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अपने आप में अप्रत्याशित है। फिर यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि जो ग्लोबल फ्रेमवर्क इंडेक्स है उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 4th है। तो यहाँ पे बताता है कि भारत की जो फ्रेमवर्क है, जो स्टेटस है वो अच्छी खासी है। तो दोनों देशों के मध्य जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए हैं ये लगभग बहुत ही अच्छे हैं अपने लेवल पर। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कुछ जैसे ये एग्रीमेंट जो भी हो रहे हैं यहाँ पर, इन एग्रीमेंट में आपको मैं बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने जो एग्रीमेंट्स किए, यहाँ पर MLSA किया है और यहाँ पर CECA किया है, तो उसी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एग्रीमेंट किया है, तो उसी के जैसा हमने जो अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है उसका नाम है यहाँ पर लेमुआ। आप गूगल करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, मैं आपको बता जाता हूँ इस वीडियो के एंड में। आप लेमुआ के बारे में पढ़िएगा कि किस प्रकार से क्या क्या समझौते हैं इंडिया और अमेरिका के मध्य, क्या क्या उसमें बातें कही गई है, दोनों देशों के क्या क्या यहाँ पर फ़ायदे और हो सकते हैं, ये आप पढ़ना और कुछ भी जानकारी प्राप्त हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है। और मेरे वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा, भले ही वो ज़्यादा समय के हो जाए, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के हो जाए, लेकिन एक वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए जो कि आपको रिक्वायरमेंट की हो। तो आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पढ़िए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।